हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के जो आगामी पेपर हैं उसमें उन्हें यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाना है। तो यूके ट्रिपल एससी ने जो आपके हिंदी के पेपर में नई रणनीति अपनाई है कि उत्तराखंड में जो आपके गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर जौनसार भाबर की जो सांस्कृतिक शब्दावली है हिंदी में, या गीत, लोकगीत या उनसे जुड़े हुए कलाकार, या आपका कुमाऊनी गढ़वाली की कहावतें, मुहावरे या लोकोक्तियां, या फिर इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले जो आपके जो पहाड़ी के शब्द हैं उनके भाव अर्थ या उनके पर्यायवाची, इस तरीके की जो चीजें पूछी जा रही हैं उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। खासकर जो पहाड़ी परिवेश में नहीं रह रहे हैं उन लोगों के लिए, जो प्लेन में रहते हैं या तराई भाबर में नगरीय परिवेश में रहे हैं बचपन से ही या पैदा ही वहां हुए हैं, उनके लिए थोड़ा ये पार्ट कठिन पड़ रहा है। अगर वो सही तरीके से इस पैटर्न को समझें और लगातार प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि उनके लिए ये बहुत एडवांटेज दिला सकता है। तो इसी को लेकर के हमने उत्तराखंड पुलिस और आपका जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होना है, जिन्हें दोनों ही पेपरों को यूके ट्रिपल एससी कराने वाला है, उनकी तिथियां तो आ चुकी हैं। फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञप्ति जारी होनी है, बाकी तो वैकेंसी पता है 600 पोस्टों के लिए 18 अगस्त 2025 को इसका पेपर आयोजित किया जाने वाला है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो आपका फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होना है उसकी रणनीति आप अभी से तैयार कर लें और प्रैक्टिस लगातार करें। देखो, दो चीजों पर मैं हमेशा फोकस करवाता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बार बार रिवीजन करिए, और अपनी पढ़ाई को आपके टेस्ट करने के लिए आप लगातार आपके परीक्षा, जो भी आपके टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं या जो भी आपके एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, उन सभी को आप कंप्लीटली करिए, खुद से करिए, करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने परीक्षण भी कर सको कि वास्तविक रूप से हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो चीजें हैं, देखो, पढ़ना, उसका बार बार रिवीजन करना, और उस पढ़े हुए को एग्जामाइन करना यानी कि उसका परीक्षण करना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। यही सफलता का सूत्र है, इसीलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रह रहे हैं। आज हमारा हिंदी का है पर्टिकुलर, हम हिंदी, उत्तराखंड, जीएस सब और कंप्लीट 100 नंबर के भी ला रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें बहुत हद तक ये भी समझ में आता है कि आप लोग किस तरीके की चीजें चाह रहे हैं, या आपका जो आपका चीजें करने का लेवल है उसमें आपकी समझ क्या है। जैसे पिछली बार के पेपर में, पूरे वाले पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था कि उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का जो पुनर्गठन विधेयक है वो लोकसभा में पेश कब किया गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं कि सर ये तो 1 आपका अगस्त को पेश हुआ था। पेश पूछा है मैंने, पास नहीं, पास हुआ था 1 अगस्त को, 10 अगस्त को राज्यसभा में, 1 अगस्त को लोकसभा में। वो पास होना और पेश होने में अलग है। पेश होगा, उसके बाद फिर चर्चा होगी, 3 वाचनों से गुजरेगा, उसके बाद सदन में उसको मंजूरी मिलेगी। तो पेश होने से पास होने की प्रक्रिया में बहुत अंतर होता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझा ही नहीं है, क्योंकि आपके पढ़ने का लेवल अभी बहुत सतही है। आप लोग लूसेंट या इन किताबों से पढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपकी पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत सतही है, क्योंकि आप लोग वन लाइन पढ़ते हो, उसी को रटते हो और उन्हीं चीजों को मेंटेन करने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हो। समझ का लेवल भी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को हम अपने माइंड पर एक साथ एक उसमें मेंटेन रख पाए इतना आसान नहीं है। कुछ चीजें याद करने की भी होती हैं, अधिकतर चीजों को हमने समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो देख करके हम उसे समझ जाएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस रणनीति को अपनाने के लिए आपको बार बार चीजों को पढ़ना चाहिए, चीजों को सही तरीके से पढ़ना चाहिए, उनका रिवीजन करना चाहिए, और कहीं परीक्षा में, एग्जाम में, पेपर सेटों में, पत्रिकाओं में जो पुराने पेपर होते हैं उनको करिए। चाहे 10 ही नंबर का आपका मतलब का होता है, लेकिन करिए जरूर, उससे आपका एग्जामाइन होते रहता है, परीक्षण होते रहता है कि आपने जो स्टडी करी है वो काम में आ रही है या नहीं आ रही है। हम पढ़ते जाएं और अपना परीक्षण ही नहीं करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। जो हम पढ़ रहे हैं क्या उनका सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हमारा हिंदी का है जो पैटर्न है उसी पर आधारित है, आप इसे देखिए। तेरी तौल तेरा मुख में रोल, इसका मतलब क्या है? तेरी तौल तेरा मुख में, जो तेरा है वो तेरे को ही मतलब मुबारक हो, इसका हिंदी अर्थ ये है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कोई किसी से उपकार कराता है, उस उपकार के बदले अगर वो बार बार उसको जताता है तो आदमी उस उपकार को गुस्से से उतार देता है। जैसे किसी ने पैसे लिए, बोलते हैं ना कि इसके मुंह पे मारो ये पैसे, इसका सही भावार्थ यही है। भावार्थ यही है कि मुंह पे मारो, तेरे
तेरी तौल तेरे मुंह में आफी रोल। तौल का मतलब पहले खाना बनता था, तौली एक तांबे का बर्तन होता है, पीतल का बर्तन होता है, तो लोग क्या, जैसे किसी को खिला दिया तो उस पर एहसान जता रहा है, तो वो दूसरे दिन अपनी तौली पका करके उसको खिलाया कि ले तेरी तौली तेरा मुंह में रोल। कहने का मतलब यह है किए गए उपकार को क्रोध से उतारना, यह आपका इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, दिनरेक आस हरणे तरास। हरनेरे की तरास मतलब देने वाले की आस और मारने वाले या क्या करने वाले की हन्य, मतलब हन्ना मतलब हमारे यहाँ मारने को बोलते हैं, हरने वाले की तरास, यानी कि देने वाले की आस और पीटने वाले का डर। समझ रहे हो? कहने का मतलब है आदमी हमेशा दूसरे से व्यवहार उसी प्रकार से करता है, उसी प्रकार से रिएक्ट करता है जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। आपसे कोई प्रेम से बोलने वाला होता है तो आप उससे प्रेम की ही अपेक्षा करते हो और आपका रिएक्शन भी वैसा ही होता है। आपसे हमेशा कोई गुस्से से बात करने वाला होता है, गुस्से में ही बात करता है, तो आपसे आपकी अपेक्षा वैसी ही होती है। समझ गया ना? अगर आप प्रेमी हैं और आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, आप उससे हमेशा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपके आते ही आपको पुचकारने लगेगा। अगर आप लात मारोगे तो आपके पास वो आएगा ही नहीं कभी। तब बोलते हैं कि देने वाले की आस और मारने वाले का डर। इसका सही अर्थ यह है, व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रकट होता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार ही भाव प्रकट होता है। आपका भाव प्रवृत्ति के अनुसार प्रकट होगा। कुमाऊनी में छत से गिरने वाले वर्षा जल को क्या कहा जाता है? वर्षा जल जब भारी होकर के बस छत से गिरता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोलानी, बोलानी धार। पहले लोग इस वर्षा जल का उपयोग संग्रहित करते थे और उससे जानवरों के लिए, घर के साफ सफाई के लिए उसमें उसको प्रयोग में लाते थे। छत के पानी का पहले, क्योंकि जल स्रोत इतने थे नहीं लोगों के पास, या कुआं खोदने या बोरिंग कराने की तकनीक नहीं होती थी, तो जल के लिए नौले होते थे, बावड़ियां होती थी, उन्हीं से पीने का जल भरते थे। बारिश के समय इस तरीके से काम चलाने के लिए जल इकट्ठा कर लेते थे। बतवाणी का मतलब आपका जो रिमझिम वर्षा होती है उसको बतवाणी बोलते हैं। और पवण का मतलब होता है हिमालयी क्षेत्र में, ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। मंगरा का मतलब होता है धारा, जहां से पानी का स्रोत उद्गमित होता है उसे मंगरा बोलते हैं। तो इसका मतलब बोलानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्दार्थ सही नहीं है? इनमें से जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ सही नहीं। कितलो, कितलो मतलब ऐसे कीड़े जो क्या करते हैं, हिल करके चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, उसको कितलो बोलते हैं। जैसे कैंचुआ है, सही है। क्विल, कोयल को क्विल बोलते हैं। स्वीटल्लो, स्वीटल्लो पक्षी होता है जो मैना पक्षी है, ठीक है, मतलब मैना पक्षी को हमारे यहाँ स्वीटल्लो बोलते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी पक्षी बोलते हैं हमारे यहाँ गौरैया को, ना कि बुलबुल को। बुलबुल को बुलबुल ही बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक गढ़वाली में मां शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मां, बे मां कहा जाता है, मेड़ ये भी मां है, जड़दारी ये भी मां है, बो का मतलब भाभी है, ना कि मां। तो इसका मतलब भाभी। इसका सही आंसर वो होगा। निम्नलिखित गीतों को उनके गायकों के साथ, निम्नलिखित गीतों में उनके गायकों के साथ सुमेलित नहीं है। हीरा समदनी आपका गजेंद्र राणा का है, बिल्कुल सही है। ओ बाना ललिता ललित मोहन जोशी का है। घुघुती नाबासो गोपाल बाबू गोस्वामी का है। सिल्की बांध ये नरेंद्र सिंह नेगी का नहीं है, ये राकेश काला, राकेश काला और आपका मंगलेश डंगवाल, इन दोनों का गीत है सिल्की बांध, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में शादी ब्याह में ढोल की कौन सी धुन बजाई जाती है? शादी ब्याह में ढोल की जो धुन होती है, किसी भी मांगलिक या शुभ अवसर पर आपका जो हमारे यहाँ ताल है ढोल की, क्योंकि हमारे यहाँ जो संगीत है उसमें आपकी जो तालें बजाई जाती हैं उनमें 5 तालें बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें से बड़े ताल, इसका मतलब होता है बधाई, बड़े ताल का मतलब होता है बधाई, तो इसी को बताया जाता है। हाँ, रास्ते में शादी ब्याह के दौरान जब बारात रास्ते में चलती है तो उस समय रहमानी ताल बजाई जाती है, वो आपके रास्ते की ताल है। बाकी शादी ब्याह में, घर में आपकी बारात निकलने से पहले, बारात पहुंचने के बाद दुल्हन के यहाँ, उस समय आपका
बढ़े ताल बजाई जाती है। बाकी नौबत तो आपको पता है, जो इंद्र के दरबार में बजती थी, बाद में राज दरबार में बजने लगी। घुयेल देवताओं के जो हमारे यहाँ जागर वगैरह होते हैं उसमें जो धुन बजाई जाती है घुयेल है। चौरास घुयेल की ही क्या है, एक आपका लय है, मतलब जब घुयेल अपने लय में ऊपर चढ़ जाती है तो उसे चौरास बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वत्सरी व्यंजन है? वत्सरी मतलब जो आपका तालु और मसूड़ा है उस एरिया को बोलते हैं वत्सरी। मतलब दांत का जहां अंत हो रहा है और तालु का भी अंत हो रहा है, ऊपर के दांत और तालु जहां पर मिल रहे हैं उस एरिया को बोलते हैं वत्सरी। बोल लो य र र। र शब्द में जीभ उसी स्थान पर जाएगी, लौ शब्द में भी उसी स्थान पर जाएगी। ये दोनों हिंदी वर्णमाला में वत्सरी व्यंजन होते हैं। वो दंत्योष्ट है, ह ऊस में है, यो आपका, वैसे तो ये आपका अंत्यस्त व्यंजन है ये दोनों भी, लेकिन लौ और रौ क्या होते हैं, वत्सरी व्यंजन होते हैं। तो इसमें से रौ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी राष्ट्रभाषा आंदोलन से जुड़ी पहली साहित्यिक संस्था कौन सी थी? मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए इसके लिए प्रयास करने वाली पहली संस्था जो साहित्य के क्षेत्र में स्थापित हुई थी वो कौन सी थी? हिंदी विद्यापीठ, ये आपका 1929 में स्थापित हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा, मतलब ये आपका 1893 में शुरू हुई थी, 1903 से इसने कार्य करना आरंभ किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था। नागरी लिपि सुधार परिषद 1975 में बनी थी। तो सबसे पहले आपकी नागरी प्रचारणी सभा काशी बनारस वाली है जिसने आपको हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। प्रति उपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प्रति उपकार। आप अलग कर लीजिए प्रति और उपकार, उपकार की स्पेलिंग यही है, ये तो नहीं होती है, ठीक है, धन। अब इसमें से छोटी है अंत में, आरंभ में उ है, तो ये बनेगा यू। ये है आपका यण संधि, क्या है, यण संधि का नियम। तो इसमें होगा क्या, अब ई और उ मिलकर के तो यू बन गए हैं, तो में से ई की मात्रा हट गई तो आधा रह गया, ये बन गया यू, ई और उ मिलकर के कार, तो ये बन जाएगा प्रत्योपकार। तो ये आपका सही आंसर होगा ये वाला जो आपका यण संधि का उदाहरण है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी की बोलियों में जो आपका कौरवी है, सहारनपुर या उत्तराखंड की तराई से लगते हुए उत्तर प्रदेश में जो आपका खड़ी बोली जो हिंदी बोली जाती है उसे कौरवी बोलते हैं। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है क्योंकि ये हिंदी की एक उपबोली है। और इस बोली में जो खड़ी शब्द लगाया था सबसे पहले, मतलब जिसमें थोड़ा क्या होता है, स्वर उच्च होता है, तीखा होता है, वो लगाया किसने? सदल मिश्र ने। किसने लगाया था? सदल मिश्र ने। खड़ी बोली शब्द में खड़ी शब्द का प्रयोग बोली के लिए सबसे पहले सदल मिश्र ने किया था। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है। जंगम स्थावर, मतलब जंगम चलता फिरता, स्थावर मतलब स्थिर रहने वाला। रिजु, रिजु का मतलब आपका टेढ़ा मेढ़ा सीधा, और वक्र का मतलब गोल, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आसक्त मतलब किसी पर आपका आस्था होना या विश्वास होना। विरक्त का मतलब मोह भंग हो जाना, ये भी सही है। अद्यतन, अद्यतन का नवीन नहीं होगा, अद्यतन का नवीन पर्यायवाची है, इसका होना चाहिए पुरातन। अद्यतन जो अभी चल रहा है यानी कि नवीन, पुरातन मतलब प्राचीन, तो इसका सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मातृभूमि सही वर्तनी है, कौशल्या सही वर्तनी है, यथेष्ट तो ये होनी चाहिए थी यथेष्ट, यथेष्ट क्या होनी चाहिए थी? यथेष्ट। ये प्रक्षेपास्त्र सही ध्वनि है, तो इसका सही आंसर ये होगा, ये अशुद्ध ध्वनि है। आपके अशुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यक्तिक मतलब जो व्यक्ति ने क्या लिखा है, व्यक्तिगत भाषा में लिखा है। व्यक्तिगत भाषा में किस में लिखता है? पिता को पत्र। व्यापारिक पत्र क्या होगा? व्यापार की शैली में लिखा जाएगा। प्रार्थना पत्र आपके एक विनय की शैली में लिखा जाएगा, विनय करने, अनुनय विनय की। संपादक को पत्र एक निश्चित आपकी सामग्री में लिखा जाएगा। पिता को जो पत्र होता है वो बहुत ही क्या होता है आपका, ऐसा पत्र होता है जिसमें आपके बहुत औपचारिकताएं नहीं होती हैं, उसे आप किसी भी उसमें लिख सकते हो ससम्मान, ठीक है, तो ये पिता को पत्र होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? अव्यय शब्द धीरे 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 धीरे
क्रिया की विशेषता बताएगा, यानी कि विधिवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत अधिक ये मात्रा बताएगा, यानी कि आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसलिए दो आपके सब जो आपके उपवाक्य होंगे उनको जोड़ने का काम करेगा, ये समुच्चय बोधक होगा। रात भर समय बताता है क्रिया होने का, तो ये भी आपका क्रिया विशेषण है कालवाचक। ये तीन क्रिया विशेषण अव्यय हैं, ये वाला आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकगीतों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकगीत खुदेड़ गीत विदारक पीड़ा गीत है, जो लड़कियां आपके ब्याह दी गई है लेकिन उनके मायके में उनको बुलाने वाला कोई नहीं है, मायके पक्ष उनका खत्म हो चुका है, तो वो अपनी विरह वेदना को अपने परिवार की याद में कि औरों की घर से बुलावे आ रहे, तो उसमें गाने वाले गीत को आपका विदारक पीड़ा गीत कहा जाता है। गुड़ौल आपका हुड़की बोल गीत का ही एक स्वरूप है, मतलब मडवे की गुड़ाई के दौरान उसे गुड़ौल बोलते हैं, कृषि आधारित गीत है। लामड़ प्रेम परिणय पर आधारित गीत है, लामड़ गीत आपका प्रेम परिणय पर ही आधारित गीत है, ठीक है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच आपसी आपके जो संवाद हो रहा है। न्योली भी प्रेम परिणय पर आधारित है, न्योली उपदेशात्मक गीत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। पिथौरागढ़ सोरघाटी क्षेत्र में, सोरसिरा क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रेम प्रणय गीत है, जो युवक और युवती द्वारा गाया जाता है, नायक और नायिका द्वारा, तो इसका उपदेशात्मक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुबह के भूले किसकी रचना है? सुबह के भूले रचना है इलाचंद जोशी की। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाप पत्रिका का संपादन किस वर्ष आरंभ किया? रूपाप पत्रिका निकाली थी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, संपादित की गई थी 1938 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आता है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आता है, बघेली पूर्वी की है, बघेली पूर्वी हिंदी की है, और कौरवी बघेली है छत्तीसगढ़ी है, और अवधी पूर्वी हिंदी की होती है। कौरवी खड़ी बोली भी आपका पश्चिमी हिंदी की है, तो इसका सही आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का मतलब है चांदनी, कौमुदी का मतलब है चांदनी। तो ये आपके क्वेश्चन है जो आपके वर्तमान जो सिलेबस है या वर्तमान जो पैटर्न है उत्तराखंड SSSC का, उस पर आधारित है। तो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।